हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो आज हम बात कर रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उसमें भी आज हम बात कर रहे हैं 6 पॉइंट पे, जिस जो है कि अगर कोई वस्तु है वो हमारी दर्पण का जो अवतल दर्पण है इसके ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, उसका किरण आरेख हम किस तरीके से खींचेंगे, स्थिति क्या होगी प्रतिबिंब की, साइज क्या होगी और प्रकृति क्या होगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सबसे अलग केस है। ठीक है, इससे पहले हमने 5 केस पढ़ लिए हैं। वो 5 केस में जो प्रतिबिंब है वो हमें वास्तविक और उल्टा प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये जो केस है यहाँ पे हमें प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ये थोड़ा बाकी केस से अलग है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा इसका जो किरण आरेख हम खींचेंगे उसे थोड़ा ध्यान से देखना और उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो वहाँ पे ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज ये लास्ट केस है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कल को हम पढ़ेंगे फिर उत्तल दर्पण के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका किरण आरेख किस तरीके से खींचेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमें कितनी वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण खींचना है, कितने मीटर में ले चाहे सेंटीमीटर में ले। ठीक है, माना मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण खींचना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से नाप ले ली है स्केल से, और यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे अवतल दर्पण खींचेंगे। ठीक है, तरीके से हम यहाँ पे अवतल दर्पण खींच रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो दर्पण में मुख्य अक्ष होती है, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होती है, ऐसी काल्पनिक रेखा जो दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होके गुजरती है। ठीक है, और ये काल्पनिक रेखा क्या होगी, सीधी काल्पनिक रेखा होगी। इस साइड मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दिया जिससे हमारा ये अवतल दर्पण बन गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मैंने कहा था काल्पनिक रेखा खींचेंगे, तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पे काल्पनिक रेखा खींचे, यहाँ पे क्या है हमारा वक्रता केंद्र है जिसे हम सी से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या दिखाएंगे, दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, अगर हमने जो यहाँ पे वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक, यहाँ पे क्या होगा, दर्पण का ध्रुव जिसे हम क्या करें पी से डिनोट करें, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम क्या लिखते हैं आर से लिखते हैं। और हमारे जो फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस से पोल तक की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस और फोकस दूरी में कंफ्यूज मत होना। मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से दर्शाते हैं और जो फोकस दूरी होती है उसे हम एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन है, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बता रखा है वो है एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कितनी वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण खींचा था, मैंने खींचा था 4 वाला। ठीक है, 4 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला मैंने अवतल दर्पण खींचा था, और अपॉन 2 कर देंगे तो यहाँ से हमारी फोकस दूरी निकल जाएगी कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो हमारा इसी का केंद्र, जो फोकस दूरी हम ले रहे हैं उसी का केंद्र क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, जो कहाँ पे है 2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे निशान लगाया, जहाँ पे क्या होगा हमारा मुख्य फोकस होगा दर्पण का, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब क्या होगा, वस्तु देखो कौन सा केस पढ़ने हैं, जब कोई वस्तु क्या है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित है। तो दर्पण का ध्रुव यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे, इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु स्थित हो, तो इस तरीके से हमने क्या रख दी है, वस्तु को यहाँ पे रख दिया। इस वस्तु का नाम भी दे देते हैं, ए और बी क्या है, इस वस्तु का नाम है। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, अब इस ये जो प्रकाश, जो हमने बिंब यहाँ पे रखा है, इसमें से क्या निकलेंगे, प्रकाश किरणें निकलेंगी। ठीक है, और ये प्रकाश किरणें दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वहां से टकराएंगे। तो कौन कौन से प्रकाश किरणें निकलेंगी, पहली प्रकाश किरण निकलेगी जो दर्पण के, आपने ये केस पढ़ा होगा, ये प्रकाश किरण निकलेगी दर्पण से, जो बिंब से निकलेंगे और दर्पण के जो ध्रुव है ध्रुव पर टकराएंगी। ठीक है, इस तरीके से पहली प्रकाश किरण निकली जो दर्पण, जो वस्तु से निकली, जो बिंब से निकली, बिंब से आने के बाद वो कहाँ पे टकराए, दर्पण के ध्रुव पे, और ये किस तरीके से आ रही है, तिर्यक दिशा से आ रही है ना।
तो मैंने ये केस आपको थर्ड वीडियो में ये सारे केस मैंने पढ़ा दिए हैं। अगर कोई प्रकाश किरण तिर्यक दिशा में दर्पण के पोल से टकराती है तो वो जितने एंगल से आई है उतने का ही एंगल बना के वो तिर्यक दिशा में ही चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये इस तरीके से ये तिर्यक रेखा से ही या तिर्यक दिशा में ही ये प्रकाश किरण इस तरीके से चली जाएगी। यहाँ तक आया समझ में? पहली प्रकाश किरण यहाँ से गई। दूसरी प्रकाश किरण जो हम हर बार ले रहे हैं, जो वक्रता केंद्र से, अब तो अच्छे से याद भी हो गया होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से होती है? उसी मार्ग से वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकाश किरण गई जो वक्रता केंद्र से होते हुए गई और कहाँ से? दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराई और टकराने के बाद उसी दिशा में वापस आ गई। यहाँ तक आया समझ में? तो देखो अब हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे प्राप्त होगा? प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है? जब ये जो परावर्तित किरणें हैं जो दर्पण से टकरा के आ रही हैं ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, तभी हमें क्या होगा? वो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे ये किरणें क्या आपस में कहीं जाके मिलेंगी? परावर्तित होकर तो यही किरणें आ रही हैं दो, ठीक है। तो ये कहीं पे जाके मिलेंगे आपस में। देखो ये इस तरीके से हो जा रही हैं, इस तरीके से फैलने लग रही हैं, इस तरीके से हमें। तो क्या हमें ये भी नहीं कह सकते कि ये अनंत पे जाके मिलेंगी, क्योंकि हमें यहीं से समझ में आ रहा है कि ये किरणें अगर इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में ये उल्टा दूर होना शुरू करेगी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ पे मिलेंगी? अनंत पे मिलेगी, ये तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्या होगा? हम इन किरणों को क्या करेंगे? दर्पण से पीछे की ओर मिलाने की कोशिश करेंगे। देखो ये है मुख्य अक्ष, ये काल्पनिक रेखा है जो सीधी होती है, ठीक है। तो हम इसे दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से, डैश डैश वाली लाइन से मैंने दर्शा रखा है। और फिर क्या करेंगे? ये जो किरणें हैं इनको आपस में यहाँ पे मिलाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक रेखा खींची जो दर्पण के पीछे को, ठीक है, दर्पण की अवतल दर्पण है जो उसके पीछे की साइड जा रही है। इसी तरीके से इस रेखा को अगर मैं मिलाती हूँ, इस तरीके से ये इस बिंदु पे जाके पीछे दर्पण से पीछे की साइड मिल रही है ना, तो यहीं पे क्या होगा? हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, जिसे हम कहेंगे ए डैश और बी डैश। ये हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, इसका नाम दिया मैंने ए डैश और बी डैश। तो ये एक केस है अवतल दर्पण में जहाँ पे ये प्रकाश किरणें आगे की ओर कहीं पे मिलती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो इनका क्या होगा? हमारा प्रतिबिंब हमें दर्पण से आगे की ओर प्राप्त नहीं होगा। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा? दर्पण से पीछे की ओर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? दर्पण से पीछे। तो देखो अब यहाँ पे यही आरेख मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखा रखा है। इसमें देखो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? दर्पण के पीछे। नाम क्या है उसका? ए डैश और बी डैश हमने नाम रखा है। क्यों? आगे की ओर प्रतिबिंब तो हमारा प्राप्त नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पीछे की ओर। तो देखो जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है उसकी स्थिति कहाँ पे है? कहाँ पे है बन रहा है प्रतिबिंब? दर्पण के पीछे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दर्पण के पीछे। यहाँ तक आया समझ में? दूसरा है साइज। साइज कितना है? हमें कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि हम इसका साइज कंपेयर कर सके। तो हम इसका साइज किससे कंपेयर करेंगे? वस्तु से। वस्तु का साइज कितना है? इतना है, और जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है इतना। तो क्या है? साइज क्या कहेंगे हम इस मामले में? यहाँ पे बड़ा साइज हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्रकृति की। देखो प्रकृति कैसा है, मैंने कितनी बार बताया है कि अगर कोई भी हमारा प्रतिबिंब दर्पण से आगे की ओर बनता है तो वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्रतिबिंब इसी तरीके से दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक यानी जहाँ पे हमारे प्रकाश का परावर्तन की घटना होंगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे उसके पीछे की ओर अगर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पे देखो हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे की ओर प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? आभासी प्रतिबिंब कह रहे हैं। और ये क्या होगा? सीधा होगा, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बन रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये 6 केस हैं, इन्हें आप अच्छे से बार बार बनाने की कोशिश करना और साथ ही साथ रिवीजन भी करना। ये 6 के 6 केस आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है।